आर्टरी और वेन की हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टरी का काम है हार्ट से प्योर ब्लड को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और वेन का काम शरीर के अंगों से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। आर्टरी जो है उसकी वॉल तो होती है थिक और ल्यूमेन होती है नैरो। ल्यूमेन सक्रिय होती है तो ब्लड प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा। इधर ल्यूमेन तो चौड़ी है और वॉल कैसी है, थिन, तो ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, कम। जनरली वाल्व पाए जाते हैं किसमें, वेन में। जनरली एब्सेंट होते हैं किसमें, आर्टरी। तो आर्टरी का क्लिनिकल फंक्शन है एक तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए और एक पल्स रेट मापने के लिए, और इधर ब्लड कलेक्शन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कोई मेडिसिन देनी हो तो इंट्रावीनस। वेन्स तो जनरली पाई जाती हैं सुपरफिशियल सतह पर, और आर्टरी पाई जाती हैं डीपली गहराई में। वाल्व का फंक्शन है यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को अलाउ करना। अब बात आती है कि शरीर के जो ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है। ब्रेन को कैरोटिड, हार्ट को कोरोनरी, लंग्स को ब्रोंकियल आर्टरी, किडनी को रीनल आर्टरी, लीवर को हेपेटिक आर्टरी, यूटरस मिडिल यूटराइन आर्टरी, डायफ्राम फ्रेनिक आर्टरी। रक्त परिसंचरण 3 टाइप का हम पढ़ते हैं, सिस्टेमिक, पल्मोनरी, पोर्टल। सिस्टेमिक तो हार्ट और शरीर के अंगों के बीच में, पल्मोनरी हार्ट और लंग्स के बीच में, और पोर्टल में शरीर के 2 अंगों के बीच में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है जिसमें हार्ट काम नहीं आता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो चाहे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो, दोनों में आर्टरी भी काम आती है, वेन भी काम। इसलिए ये आर्टरियल सर्कुलेशन भी है और वीनस सर्कुलेशन भी है। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में सिर्फ पोर्टल वेन काम आती है, तो ये आर्टरियल सर्कुलेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, वीनस सर्कुलेशन। और फिर हमने बात की सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की। हम यहां से शुरुआत माने तो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स को। 2 पल्मोनरी आर्टरी हैं, एक लेफ्ट लंग के लिए, एक राइट लंग। अब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ किसमें, लंग्स में, और लंग्स से प्योर ब्लड को 4 पल्मोनरी वेन, 2 आती हैं लेफ्ट साइड के लंग से, 2 आती हैं राइट साइड के लंग, और लाकर छोड़ देती हैं किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से शरीर के अंग। शरीर के अंगों में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, CO2 छोड़ी जाएगी, और इस CO2 वाले ब्लड को शरीर के ऊपरी हिस्से से सुपीरियर वेना केवा और निचले हिस्से से इंफीरियर वेना केवा लाकर छोड़ देगी किसमें, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। अब ये माना हार्ट है, ये लंग्स हैं, और ये बॉडी के ऑर्गन है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कुलेशन है ये तो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट और शरीर के अंगों के बीच, और हार्ट और लंग्स के बीच में ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, SVC सुपीरियर वेना केवा और IVC इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा तो शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड को लेकर आएगी, इम्प्योर ब्लड को, और इंफीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्से से इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगी। फिर हमने बात की सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कंपोनेंट। तो शुरुआत कहां से हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड एओर्टा, महाधमनी, शरीर के अंग, फिर इम्प्योर ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और फिर राइट एट्रियम। फिर हमने बात की, अब इसमें क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहां से होती है, खत्म कहां होता है। ठीक है, तो शुरुआत होती है वेंट्रिकल से और खत्म होता है एट्रियम पे। पल्मोनरी सर्कुलेशन की शुरुआत हुई राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, प्यूरिफिकेशन हुआ, पल्मोनरी वेन लाकर छोड़ दिया किसमें, लेफ्ट एट्रियम। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम है शरीर को प्योर ब्लड की सप्लाई देना, और पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम है जो भी इम्प्योर ब्लड हार्ट तक पहुंचा है उसको प्योर बनाने के लिए पहुंचाना किसको, लंग्स। चलिए, थैंक यू। जा सके दोबारा से देख लेंगे और फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये नोट कर लिया सबने, हाँ। तो पोर्टल सर्कुलेशन कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी पे खत्म हो रहा है, और एक ही पोर्टल वेन होती है, आर्टरी होती नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या है, वीनस सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन में हार्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता नहीं है। 2 टाइप का होता है हम लोगों में, एक हेपेटिक और एक हाइपोफाइसियल। हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को। हाइपोफाइसिस किसका नाम है, पिट्यूटरी का। एक कॉपी के टॉप पे लिख लेंगे, हाइपोफाइसिस बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। तो जो पोर्टल वेन जहां खत्म हो रही है उस अंग का नाम पोर्टल वेन के नाम के आगे जोड़ देते हैं, या सर्कुलेशन के नाम के आगे जोड़ देते हैं। जैसे हेपेटिक पोर्टल वेन
कहां से शुरू हुई? आमाशय और आंतों से। कहां खत्म हुई? लीवर पे। लीवर के लिए टर्म आती है हेपेटिक। ऐसे ही हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन शुरू हुई कहां से? हाइपोथैलेमस। खत्म हुई कहां? हाइपोफाइसिस पर, पिट्यूटरी पर। तो इसलिए नाम दे दिया हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो दो टाइप का सर्कुलेशन है, एक हेपेटिक, आमाशय और आंतों से जो भी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं पहले उनको भेजा जाता है लीवर में। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, तभी जाकर उनको छोड़ा जाता है। किसके लिए? हार्ट के लिए। तो ये तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत हो गई। दूसरा हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन, कि हाइपोथैलेमस से जो भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित होते हैं पहले उनको भेजा जाए किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी में ही उनका काम होता है। और अगर माना ये पोर्टल वेन नहीं हो तो हार्मोन सीधे किसमें जाएंगे? हार्ट में, और वहां से फैल जाएंगे शरीर में जहां उनका कोई काम नहीं है। इसलिए हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत इसलिए है कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उनको सीधे हार्ट में जाने से रोका जाए। पहले कहां भेजा जाए? एंटीरियर पिट्यूटरी में, क्योंकि उनका फंक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी में ही है। ठीक है, के वाल्व पढ़ेंगे। एक तो एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर। राइट साइड के दोनों चैम्बर के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड के दोनों चैम्बर के बीच में बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को ही बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और इनका काम क्या है? एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को होने देना। ट्राइकस्पिड तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजेगा, और बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में अर्धचंद्राकार यानी कि हाफ मून शेप की संरचना वाले वाल्व पाए जाते हैं, जिनको नाम देते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। तो सेमी ल्यूनर वाल्व किसमें? एओर्टा में तो एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी में तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। और वाल्व का फंक्शन रिवर्स फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जा रही है लंग्स तक, इम्प्योर ब्लड को, ताकि उसको प्योर बना के वापस लंग्स जो है वो भेज सकें। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कितनी है? दो, एक राइट लंग को जाती है, एक लेफ्ट लंग को जाती है। पल्मोनरी वेन, जो ब्लड प्यूरिफाई किया गया लंग्स के द्वारा, उस प्योर ब्लड को 4 पल्मोनरी वेन, 2 तो लेकर आती हैं लेफ्ट लंग से, 2 लेकर आती हैं राइट लंग, और लाके छोड़ देती हैं लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर? फिर हमने बात की पोर्टल सर्कुलेशन की। कैपिलरी से शुरू होता है, कैपिलरी पे खत्म होता है, और इसमें सिर्फ एक पोर्टल वेन है, आर्टरी है नहीं। तो ये सिर्फ क्या है? वीनस सर्कुलेशन है, और इसमें किसी भी एंड पर हार्ट नहीं है, तो इसमें हार्ट डायरेक्टली काम आता नहीं है। हम लोगों में और पालतू जानवरों में 2 ही टाइप का पोर्टल सर्कुलेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक हेपेटिक और एक हाइपोफाइसियल। हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि को। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की शुरुआत होती है आमाशय और आंतों से। अब यहाँ हमने डायग्राम में तो आमाशय ही बनाया है, बाकी ये दोनों हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों मानो इसको, मिक्स हो गए दोनों। ठीक है, तो आमाशय और आंतों से शुरू होता है और खत्म होता है किस पर? लीवर पर। और जहां पोर्टल वेन खत्म होगी उस ऑर्गन का नाम इस पोर्टल वेन के नाम के आगे जोड़ देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। तो सर्कुलेशन को बोल दिया हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। जरूरत क्यों है? ताकि आमाशय और आंतों से जो भी चीजें अवशोषित होकर आए सीधे हार्ट में नहीं जाए, पहले चेकिंग के लिए किस में जाए? लीवर में, और लीवर में प्रोसेसिंग हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, बाद में किसको भेजा जाए? हार्ट को। फिर है हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमस से शुरू होता है और हाइपोफाइसिस पे खत्म होता है। हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं हम, हाइपोफाइसिस तो पूरी पिट्यूटरी को बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो भी रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित होते हैं उनको सीधे हार्ट में जाने से रोकने के लिए जरूरत पड़ती है हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन की, ताकि इन हार्मोन को पहले किस में भेजा जाए? एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहीं ये काम करते हैं। जैसे जीएनआरएच पोर्टल वेन के थ्रू आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी में, अब एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जीएनआरएच एफएसएच और एलएच स्रावित कराएगा। एफएसएच ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन स्रावित कराता है, और एलएच कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित कराता है। कुल मिला के अगर ये पोर्टल वेन नहीं हो तो जीएनआरएच अपना काम ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर तो घूमेगा पूरे शरीर में, लेकिन जहां उसको एक्चुअली में जाना था हो सकता है वहां बहुत कम मात्रा में पहुंचे। तो इसलिए हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, फीटल सर्कुलेशन। फीटस में प्लेसेंटा के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और हम लोगों में लंग्स के अंदर होता है।
अब फीटस के अंदर लंग्स और लीवर पूर्णतः विकसित नहीं है, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि इनको उतना ही ब्लड दिया जाए जितने में ये डेवलप हो सके, ठीक है। बाकी पूरे ब्लड को बाईपास किया जाएगा। प्लेसेंटा से प्योर ब्लड को लेकर चलती है कौन? अम्बिलिकल वेन। अब ये अम्बिलिकल वेन से लीवर की तरफ ज्यादा ब्लड नहीं जाए, इसलिए इसको यहां से डक्टस वेनोसस छोड़ देती है, किसमें? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से अगर इधर गया तो लंग्स में जाएगा। लंग्स को बाईपास करने के लिए यहां संरचना है फोरामेन ओवेल, तो ज्यादातर ब्लड जो राइट एट्रियम में आया है उसको भेज दिया जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा और शरीर के अंगों को प्योर ब्लड की सप्लाई मिल गई। अब जो हल्का फुल्का ब्लड इधर आया है, उस ब्लड में से भी ज्यादातर ब्लड को डक्टस आर्टरियोसस किसमें भेज देगी? एओर्टा में, और प्योर ब्लड फिर से मिल गया शरीर के अंगों। तो यहां बिल्कुल हल्का फुल्का ही ब्लड गया है। तो ये पहला संट हो गया जो बाईपास करता है लीवर को, इसको नाम देते हैं डक्टस वेनोसस। ये अम्बिलिकल वेन को कनेक्ट करता है इंफीरियर वेना केवा से। दो संट हैं जो बाईपास करते हैं किसको? लंग्स को। एक तो है फोरामेन ओवेल, ये तो छिद्र है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पाया जाता है। एक नलिका है डक्टस आर्टरियोसस, ये पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से जोड़ने का काम करती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर में ये पूरा जो सर्कुलेशन है ये प्योर ब्लड का है। अब शरीर में रेस्पिरेशन होगा, जो भी अशुद्धियां होंगी उन सब को, यानी कि इम्प्योर ब्लड को लेकर कौन आती है? अम्बिलिकल आर्टरी लाकर छोड़ देती है किसमें? प्लेसेंटा। तो अम्बिलिकल वेन में प्योर ब्लड, अम्बिलिकल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड। फीटस के पूरे शरीर में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है अम्बिलिकल आर्टरी को छोड़ के। क्लियर है? अब ये जो संट है इनका बाद में क्या होगा? ये डक्टस वेनोसस बदल जाएगी लिगामेंटम वेनोसम में। तो ये कहानी यहां से क्या हो जाएगी? खत्म। ये जो छिद्र है ये पूरा बंद हो जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें? फोसा में। और ये जो संरचना है ये बदल जाएगी लिगामेंट में, ये भी खत्म। तो कनेक्शन बंद हो गया। लेकिन अगर ये कनेक्शन बना रह जाए तो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में क्या हो जाएगा? मिक्स। ये अगर बना रह जाए तो इधर इम्प्योर है इधर प्योर है, क्या हो जाएगी? मिक्सिंग, और शरीर को जाएगा इम्प्योर ब्लड। तो अगर ये बना रह जाए तो पेटेंट फोरामेन ओवेल ये बनी रह जाए तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, शरीर में इम्प्योर ब्लड की सप्लाई जाएगी, और शरीर में इम्प्योर ब्लड की सप्लाई जाएगी तो उससे शरीर कैसा पड़ जाएगा? नीला। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिखे। तो भाई वयस्क जानवर में प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है और फीटस में कहां होता है? प्लेसेंटा में। अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा से प्योर ब्लड को लेकर जाती है शरीर की ओर, और अम्बिलिकल आर्टरी शरीर के अंगों से इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगी, लाकर छोड़ देगी किसमें? प्लेसेंटा में। फीटस के पूरे शरीर में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सिर्फ अम्बिलिकल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है। भ्रूण में लीवर और लंग्स पूर्णतः विकसित नहीं होते, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि इनको बाईपास किया जाए, इनमें ब्लड कम से कम भेजा जाए। और इनको बाईपास करने के लिए तीन संरचनाएं, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस वेनोसस बाईपास करता है लीवर को, फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसस बाईपास करती है लंग्स को। तो डक्टस वेनोसस अम्बिलिकल वेन को कनेक्ट करती है इंफीरियर वेना केवा से, फोरामेन ओवेल राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है, और डक्टस आर्टरियोसस पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करती है एओर्टा से। जन्म के बाद क्या होगा? डक्ट बदल जाएगी लिगामेंट में, और फोरामेन बदल जाएगा फोसा में। डक्टस वेनोसस लिगामेंटम वेनोसम में, फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में, डक्टस आर्टरियोसस लिगामेंटम आर्टरियोसम। और अगर माना ये जो संरचनाएं हैं ये बंद नहीं हो तो क्या होगा? प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होगा, शरीर को इम्प्योर ब्लड की सप्लाई जाएगी, स्किन कैसी पड़ जाएगी? नीली। क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी। और बीमारी को नाम दे देंगे पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। 10 बज गए है ना? 20 पे आ जाओ आप, 10-20 पे। ठीक है, चलिए। तो ये हमने बात की लसिका। बात नहीं बेटा, 2 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, फिर आप चले जाना। लिम्फ ब्लड से ही बनता है, और इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, यानी कि ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया जाए तो लिम्फ है। दोनों ही क्या है? तरल संयोजी ऊतक हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इधर आरबीसी नहीं है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी इधर पाई जाती है, इधर एब्सेंट है। आरबीसी पाई जाती है तो हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, कलर कैसा होगा? रेड। इधर आरबीसी एब्सेंट है तो हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट है, कलर कैसा है? कलरलेस। यहाँ मेनली कोशिका पाई जाती है आरबीसी, यहाँ मेनली डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट। इसलिए इसका मेन फंक्शन है संक्रमण से लड़ना, और इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। अरे बेटा 2 मिनट शांति बना लो, क्या करते हो वैसे आप?
और ये इसमें सिर्फ आपका फ्लो की डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि ब्लड जो है वो हार्ट से शरीर के अंगों की तरफ जाता है और शरीर के अंगों से हार्ट की तरफ, जबकि लिम्फ का सर्कुलेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, शरीर के अंगों से हार्ट की ओर। और फिर हमने कंपोजिशन पढ़ा ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल। लिम्फ की बात करें तो ब्लड में से आरबीसी को घटा दें तो लिम्फ, प्लाज्मा ब्लड के अंदर जो तरल पदार्थ है, यानी कि ब्लड में से कोशिकाओं को निकाल दिया तो क्या बचा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिए तो क्या बचा सीरम या प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। लिम्फ मेनली संक्रमण से लड़ने के काम आता है क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी होती है मेनली लिम्फोसाइट, और एक फैट का क्या करता है एब्जॉर्प्शन। चलिए है ना, इनके कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 कंपोनेंट हैं लसिका तंत्र के, एक तो लिम्फ, एक लिम्फेटिक वेसल और एक लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ तो लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो फ्लूइड बहता है उसको हम लोग नाम देते हैं लसिका या लिम्फ। ठीक है, और इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो भी नोड्यूल पाए जाते हैं, जो भी गांठें पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। और यहाँ इकट्ठी होती हैं क्या लिम्फोसाइट। तो लिम्फ नोड एज ए ऑर्गन काम करती है संक्रमण को नष्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ लिम्फोसाइट संक्रमण से लड़ती हैं एक तरीके से। तो 3 कंपोनेंट हो गए, लिम्फ नोड, लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल, और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा शरीर के अंगों से हार्ट की ओर। और फिर पूरा ये जो लिम्फ है ये फिर सीधे किसमें पहुंच जाएगा, इंफीरियर वेना केवा और फिर हार्ट में। अब देखिए लिम्फोइड ऑर्गन, जो ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन है वही इम्यून सिस्टम के भी ऑर्गन है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ने के लिए या संक्रमण से लड़ने के काम आते हैं। ठीक है, पढ़ाई की कद्र कर लो, ठीक है ना, समाज आपकी कद्र करेगा। चाहे आप किसी भी सोसाइटी में पैदा हुए हो और चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने मेहनत की ना तो आप जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। ये बात अलग है कि आपसे मेहनत ही नहीं हो तो थाली में परोस के चीजें नहीं मिलेंगी आपको, और अगर मिल भी गई ना संभाल नहीं पाओगे आप। बात नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो लिम्फोइड ऑर्गन है उसमें एक तो एडिनोइड और टॉन्सिल हो गए, फिर यहाँ गले में क्या हो गया थाइमस हो गया, यानी कि यहाँ जंक्शन पे। ठीक है, इसके अलावा पूरे शरीर में लिम्फ नोड है, स्प्लिन है, पेयर्स पैचेज लिम्फ नोड को बोलते हैं, जो पाए जाते हैं किसमें इलियम भाग में, और बोन मैरो लॉन्ग बोन में लंबी हड्डियों में पाई जाएगी। ठीक है, और अपेंडिक्स किसका हिस्सा है सीकम का हिस्सा। इसमें थाइमस और बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यानी कि बी सेल और टी सेल मैच्योर होती हैं ताकि वो संक्रमण से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकें। ये काम है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का। और जहां लिम्फोसाइट एक्चुअली में संक्रमण से लड़ती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे एडिनोइड, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, स्प्लेन, पेयर्स पैचेज और अपेंडिक्स। तो जो हम लसिका तंत्र के अंग पढ़ रहे हैं वही प्रतिरक्षा तंत्र के भी अंग हैं, इम्यून सिस्टम के। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा, पक्षियों में एक अलग से एक्स्ट्रा होता है वर्सा ऑफ फेब्रिसियस, जिसमें मेनली मैच्योर होती है कौन बी सेल। स्प्लेन सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है शरीर का, पेयर्स पैचेज छोटी आंत के इलियम भाग में जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं, और अपेंडिक्स सीकम का हिस्सा है। स्प्लेन की बात करें तो स्प्लेन भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चे का डेवलपमेंट चलता है मां के यूटरस में, उस समय यहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, और जन्म के बाद इंसानों में आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है किसमें स्प्लेन में, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान मानव में बोलते हैं स्प्लेन को। लिम्फोसाइट यहाँ संक्रमण से लड़ेंगी तो इसलिए ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। तो इसमें आरबीसी का भी काम चल रहा है कुछ ना कुछ तो, और इसमें डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड भी काम चल रहा है। इसलिए 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। ठीक है, स्प्लेन की शेप की बात करें तो गाय में इलिप्टिकल शेप दीर्घ वृत्ताकार, घोड़े में कॉमा शेप या त्रिभुजाकार, और कुत्ते के अंदर ह्यूमन के फुटप्रिंट जैसे होते हैं, मानव के पद चिन्हों जैसी। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन में मुंह हो गया, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक में चाहे मोनोगैस्ट्रिक हो चाहे पॉलीगैस्ट्रिक हो, स्टमक तो एक ही होता है। ठीक है, भाग कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, छोटी आंत में ड्यूडेनम, जजुनम, इलियम, बड़ी आंत में सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। कुल मिला के जिस रास्ते भोजन आगे बढ़ेगा उस रास्ते को नाम देते हैं मेन ऑर्गन्स। और इसके अलावा जो भी एसेसरी हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो हो गए जीभ, दांत, लार ग्रंथि, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। इनको तभी हम पढ़ेंगे। अब देखिए फेरिंग्स की बात करें तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन ऑर्गन है फेरिंग्स।
मजल का डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये टॉपिक हमने यहाँ अलग देखा है, ठीक है। नाक और ऊपरी होंठ के बीच में ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मजल। इस मजल को हम लोग काम में लेते हैं ये पता लगाने के लिए कि जानवर बीमार है या हेल्दी है। मजल अगर एकदम ड्राई है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, यानी कि स्थिति सही नहीं है। खरगोश में मजल एब्सेंट होती है और घोड़े में मजल के बीचों बीच एक खांच पाई जाती है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रम। फिर हमने बात की लाइसा। कुत्ते के अंदर जीभ में बीचों बीच एक कॉर्ड पाई जाती है फाइब्रोमस्कुलर, जिसको लाइसा नाम देते हैं। लाइसा वायरस का नाम है, रेबीज का वायरस। दांत चिकन में एब्सेंट होते हैं और आकृति और आकार यानी कि शेप और साइज के आधार पर 4 टाइप के दांत हम लोग पढ़ते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और एक टर्म हमने पढ़ी, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, ये है डाइस्टेमा। डाइस्टेमा 2 दांतों के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं, मेनली पाया जाता है कैनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर के बीच में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, किन्हीं भी 2 दांतों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, डाइस्टेमा। डेंटिशन की बात करें तो आकृति और आकार के आधार पर 2 टाइप के हो गए, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। अगर सारे के सारे दांत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं होमोडोंट, अलग अलग हैं तो हेट्रोडोंट। इंसानों में और पालतू जानवरों में हेट्रोडोंट। दांतों के गिरने के आधार पर डाइफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। अगर जीवन में दांतों के 2 सेट आते हैं डाइफायोडोंट और 2 से ज्यादा सेट आते हैं तो पॉलीफायोडोंट। हम लोगों में, पालतू जानवरों में डाइफायोडोंट दंत विन्यास देखने को मिलता है। जबड़े के साथ दांतों का जुड़ाव कैसा है, अगर मजबूती के साथ है तो दंत विन्यास को नाम देते हैं थीकोडोंट, जॉइंट को बोलते हैं गोम्फोसिस, ठीक है। तो पालतू जानवरों में डेंटिशन हेट्रोडोंट हो गया, यानी कि दांत अलग अलग शेप, साइज के और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। डाइफायोडोंट जीवन में 2 सेट आते हैं और अरेंजमेंट जो होता है जबड़े में बहुत ही मजबूती के साथ होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। लार ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन, ठीक है। और जितनी भी एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं वो अपने सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, किसके द्वारा, डक्ट के द्वारा। और एंडोक्राइन में डक्ट एब्सेंट होती है, ठीक है। ज्यादातर पालतू जानवरों में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं संख्या में, 6। संख्या तो 6 ही है, पेयर कितने, 3। जो पढ़ो ना उसको दूसरी टर्म में जरूर पढ़ना, जिसको बैकअप बोलते हैं ना। कभी भी कोई टीम ऑपरेशन के लिए जाती है ना, उसके साथ बैकअप दिया जाता है। जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि भाई एक व्यक्ति जो है वो टेररिस्ट के पास जा रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे कवर देना है। कवर देने का मतलब, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही पहुंच जाऊं और तुम लोग खिसक लो, हाँ, बाकी लोगों को आपको उलझाना है और मैं आगे जाता हूं, ठीक है। तो बैकअप हमेशा रखना है, यानी कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना उसको दूसरी टर्म में जरूर याद रखना है। जैसे यहां हम बात कर रहे हैं 3 पेयर हैं, इसका मतलब संख्या कितनी है, 6, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कुत्ते में टोटल 4 पेयर हैं तो संख्या कितनी हो गई, 8। अब ये नहीं कि साहब पढ़ा नहीं हमने, ठीक है, हाँ। तो जो चौथा पेयर है उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। बाकी नॉर्मली 3 पेयर होते हैं, यानी कि बाकी जानवरों में तो संख्या हो गई 6, कुत्ते में संख्या हो गई 8। अब देखिए, लार ग्रंथियां पैरोटिड कान के नीचे, और पैरोटिड से आ रही हैं स्टेंसन्स डक्ट। जीभ के नीचे सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल से डक्ट आ रही है डक्ट ऑफ रेविनस। यहां हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर माना गलती से यहां कोई ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए, क्या नाम देते हैं, रेनुला। ये है रिटेंशन सिस्ट। सबलिंगुअल लार ग्रंथि में अगर रुकावट आती है, कोई सिस्ट बनती है, उसको हम लोग रेनुला बोलते हैं। ये पेपर में भी था इस बार। ये तो क्या है, रिटेंशन सिस्ट है ये। रुकावट की वजह से डक्ट ऑफ रेविनस में, यानी कि सबलिंगुअल लार ग्रंथि की नलिका में अगर कोई सिस्ट बनती है उसको नाम देते हैं रेनुला। अब इसकी वजह से क्या होगा, लार नहीं पहुंचेगी, ठीक है, रुकावट आ जाएगी। तो सबलिंगुअल की डक्ट को नाम देते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डक्ट ऑफ रेविनस में अगर कोई सिस्ट बनती है तो उसको क्या नाम देंगे, रेनुला। और इसलिए मैं कह रहा हूं खुद पे भरोसा करिए, खुद की पढ़ाई पे भरोसा करिए, ठीक है, चीजें सुधर जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसे छोटी चीजों को लेके विचलित नहीं होना है। ये तो कुछ भी समस्या नहीं है। अभी जब जीवन आपका आगे बढ़ेगा ना, तब डेली
नित नई समस्याएं आएंगी, डेली नई। और ऐसी यहां तो फिर भी जो भी सिलेबस है वो है, पता है कि ये है, वहां कुछ भी नहीं। और इसलिए डेली लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ऐसे अपन घबराएंगे कि कैसे काम चलेगा फिर, ठीक है। तो डक्ट ऑफ रिविनस यानी कि सबलिंगुअल लार ग्रंथि की डक्ट में अगर कोई सिस्ट बनती है उसको बोलते हैं रेनुला, और रेनुला एग्जांपल है किसका, रिटेंशन सिस्ट का। और मैंडिबुलर की डक्ट हो गई वार्टन्स डक्ट। तो टोटल 3 पेयर लार ग्रंथि पाई जाती हैं, और टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। खरगोश में भी 3 ही पेयर है, पैरोटिड सबलिंगुअल। कौन सी एब्सेंट है, मैंडिबुलर, और उसकी जगह एक एक्स्ट्रा आ गई इंफ्रा ऑर्बिटल। तो यहां भी पेयर तो कितने, 3 ही है, संख्या कितनी है, 6। पैरोटिड सबलिंगुअल इंफ्रा ऑर्बिटल। तो एक अलग से जो है वो कौन सी है, इंफ्रा ऑर्बिटल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैंडिबुलर किसमें एब्सेंट होगी, खरगोश में। इंफ्रा ऑर्बिटल किसमें पाई जाती है, खरगोश। जाइगोमेटिक किसमें पाई जाती है, कुत्ते में। तो गाय में और कुत्ते में सबसे बड़ी है मैंडिबुलर, मानव में, घोड़े में, सुअर में सबसे बड़ी है पैरोटिड, ठीक है। चलिए थैंक यू, देख के जाओ टाइम। बात है नहीं भाई, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। आप शांत हो जाओ तो 5 मिनट रिवाइज कर ले। हाँ पीटे जाओगे बेटा। हाँ अब देखिए, बात है नहीं भाई, लीवर में दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट साइड से राइट हेपेटिक डक्ट, बात है नहीं। अब ये दोनों डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देती हैं। इधर से गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट आ गई किसमें, डियोडेनम में। इधर से पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को लेकर पेनक्रियाटिक डक्ट भी किसमें आ गई, डियोडेनम में। और इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट, इधर से बाइल डक्ट, दोनों मिलकर बनाती हैं एम्पुला ऑफ बैटर, और ये संरचना खुलती है किसमें, डियोडेनम। इधर से तो बाइल जूस आता है और इधर से पेनक्रियाटिक जूस आएगा और डाइजेशन होगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर की हिपेटोसाइट सेल में बनता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। घोड़े में और ऊंट में गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। बाइल जूस एक ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है, कैसा है, स्यूडो डाइजेस्टिव जूस। ट्रू डाइजेस्टिव जूस किसे कहेंगे, जिसमें खुद में पाचक एंजाइम पाए जाते हों, तो स्यूडो डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेशन में तो मदद करता है लेकिन इसमें खुद में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होता नहीं है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। कोशिकाएं हेपेटोसाइट, मैक्रोफेज को बोलते हैं कुफर सेल। और 2 जगह से ब्लड सप्लाई आ रही है, एक तो आमा से और आंतों की तरफ से पोर्टल वेन, एक हार्ट की तरफ से हेपेटिक आर्टरी। पोर्टल वेन फंक्शनल ब्लड सप्लाई है और हेपेटिक आर्टरी न्यूट्रिशनल ब्लड सप्लाई है। लीवर में पोर्टल ट्राइड स्ट्रक्चर होती है, 3 संरचनाएं मिलकर बनाती हैं पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट। और लीवर के लोग रूमिनेंट्स में 4, घोड़े में 3 और अन्य जानवरों में 5। स्टमक, रूमिनेंट्स में भोजन का जो फ्लो होता है, सबसे पहले भोजन जाएगा रूमन में, फिर रेटिकुलम में, फिर ओमेसम, फिर एवोमेसम। आमाशय का पहला भाग रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम, चौथा एवोमेसम। अगर कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसमें है, रूमन, 70 से 80%। उससे छोटा भाग एवोमेसम, उससे छोटा ओमेसम, सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा तो हो गया रेटिकुलम और सबसे बड़ा भाग हो गया रूमन। लेकिन जब बछड़े का जन्म होता है तब सबसे विकसित भाग रूमन नहीं होता है, कौन होता है, एवोमेसम होता है, क्योंकि शुरुआत में मिल्क पीता है बछड़ा और मिल्क का डाइजेशन कहाँ होता है, एवोमेसम। फिर धीरे धीरे रूमन का डेवलपमेंट शुरू होता है और 6 महीने की उम्र पर पूरा हो जाता है। फिर हमने बात की रूमन इंटरनल स्ट्रक्चर तौलियानुमा होती है, टॉवेल लाइक, नॉर्मल पीएच 6.5 से 6.8। भोजन का फर्मेंटेशन, सेल्यूलोज का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फाइबर का डाइजेशन, क्या बनेंगे, वोलेटाइल फैटी एसिड, और गाय को एनर्जी मिलेगी। भोजन कितनी बार घूमता है, 3 बार प्रति 2 मिनट। रेटिकुलम की इंटरनल स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि गाय अगर गलती से भोजन के साथ कुछ भी नुकीला निगल लेती है वो जाके फंस जाता है इस हनी कॉम्ब में। जुगाली की शुरुआत कहां से होती है, रेटिकुलम से। ओमेसम को बोलते हैं मैनिप्लाइज, क्योंकि इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज करेगा भोजन का और पानी का एब्जॉर्प्शन कराएगा। एवोमेसम का नॉर्मल पीएच जो होता है वो होता है 2, हाईली एसिडिक, किसकी वजह से, HCl की वजह से। इसी को बोलते हैं ट्रू स्टोमक, इसी को बोलते हैं ग्लैंडुलर स्टोमक। ट्रू स्टोमक को इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में डाइजेशन होता है। ग्लैंडुलर स्टोमक इसलिए क्योंकि यहाँ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 2 ही सेल पढ़ रहे हैं, बाकी सब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन स्रावित करती है चीफ सेल। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म है, इनको एक्टिव करने के लिए काम आता है HCl।
पेप्सिनोजन बदल गया पेप्सिन में, प्रोरेनिन बदल गया रेनिन में। पेप्सिन भोजन में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करेगा और रेनिन मिल्क में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करेगा। पेराइटल सेल स्रावित करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। और रेनिन RENNIN ये तो पाचक एंजाइम है, स्टमक स्रावित करता है। RENIN ये हार्मोन है, किडनी स्रावित करती है। ठीक है, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू भाई, ये बंद कर दीजिए लाइव। चोंच के द्वारा भोजन को मुंह तक पहुंचाया गया तो प्रीहेंसाइल ऑर्गन चोंच हो गई। दांत एब्सेंट होते हैं, भोजन जाएगा किसमें? ईसोफेगस में। ईसोफेगस का फूला हुआ हिस्सा कहलाता है क्रॉप। ठीक है, और फिर क्रॉप में भोजन का टेम्परेरी स्टोरेज होगा, फिर भोजन जाएगा आमाशय में। आमाशय का पहला भाग है प्रोवेंट्रिकुलस, दूसरा भाग है वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस में एक्चुअली में डाइजेशन होता है, ट्रू स्टोमक या ग्लैंडुलर स्टोमक कहते हैं। वेंट्रिकुलस में मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, मस्कुलर स्टोमक कहते हैं। भोजन को पीसने का काम कहाँ होगा? वेंट्रिकुलस में। और मांसपेशियों की मजबूती के लिए कॉइलिन प्रोटीन जिम्मेदार है। फिर छोटी आंत, डियोडेनम, जजुनम और इलियम। और जजुनम के मध्य भाग में मैकल्स डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, जो योग सैक का रेमनेंट है, अवशेषी रूप है। और उसके बाद सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो सीकम की संख्या कितनी हो गई? 2। कोलोन और रेक्टम फ्यूज होते हैं और अंत में क्लोएका। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चिकन में इलियम को क्लोएका से जोड़ने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? कोलोरेक्टम। यानी कि अब इसमें आपको जो डायग्राम आप पढ़ रहे हैं ना, उसकी समझ जो है वो काम आएगी। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये तो है क्या? इलियम। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस इलियम को इस क्लोएका से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? कोलोरेक्टम कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्लोएका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मूत्रवाहक तंत्र यूरिनरी सिस्टम, जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों का कॉमन ऑर्गन है। और वेंट बोलते हैं एनल ओपनिंग को। और क्लोएका की डोर्सल सरफेस पर पाया जाता है बर्सा ऑफ फेब्रिसियस। लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राथमिक लसिका अंग है, जिसमें बी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है और इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक बीमारी हम लोग पढ़ते हैं, बर्सा ऑफ फेब्रिसियस में संक्रमण होता है, गंबोरो बीमारी का नाम है। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। तो ये तो कहानी हो गई चिकन के डाइजेस्टिव सिस्टम की। आगे बढ़े नेक्स्ट। तो कहानी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की और अब हम पढ़ना शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। फटाफट से एक बार इसको रिकैप करते हैं, अब बातें नहीं। एरोमंथी जानवरों का आमाशय हमने देखा, घोड़े में आमाशय होता है जे शेप और म्यूकस मेम्ब्रेन में एक लाइन होती है मार्गोप्लिकेटस, जो इस आमाशय को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपरी हिस्सा जो है वो तो नॉन ग्लैंडुलर है और निचले हिस्से में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो वो ग्लैंडुलर हिस्सा है। जे शेप का आमाशय और बीच में पाई जाती है मार्गोप्लिकेटस। सुअर का आमाशय मानव की भ्रूण की आकृति का है, ह्यूमन एम्ब्रियो शेप। घोड़ा कभी भी उल्टी नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें ईसोफेगस के अंदर जो संकुचन हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल ही पॉसिबल है, दूसरे डायरेक्शन में संकुचन पॉसिबल ही नहीं है। और एक बार भोजन चला गया आमाशय में और एक बार कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो गया। कार्डियक स्फिंक्टर किसको बोल रहे हैं? ईसोफेगस और आमाशय के जंक्शन पर जो स्फिंक्टर पाया जाता है, एक बार अगर बंद हो गया फिर आमाशय में प्रेशर कितना भी बढ़ जाए ये खुलेगा नहीं। और इसलिए घोड़े में कोलिक से बहुत ज्यादा डेथ होती है। जैसे माना हमने घोड़े को कुछ ऐसा खिला दिया जो फर्मेंटेबल है, जिससे गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो क्या होगा? इधर से तो बाहर आने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? बंद हो गया एकदम। ठीक है, और फिर एब्डोमिनल पेन होता है, अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ हो सकती है। और इसलिए घोड़े को कुछ भी खिलाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि फिर उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि उस भोजन को निकाला जाए मल के रूप में, परगेटिव या लग्जेटिव या जो भी। ठीक है, क्योंकि इमेटिक तो काम करेंगी नहीं। चिकन का पाचन तंत्र, चोंच प्रीहेंसाइल ऑर्गन है, भोजन को उठाने का काम करेगी। दांत होते नहीं है, भोजन पहुंच जाएगा किसमें? ईसोफेगस में, क्रॉप में। और क्रॉप है ईसोफेगस का फूला हुआ हिस्सा जिसमें भोजन का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। फिर भोजन जाएगा आमाशय में, पहला भाग प्रोवेंट्रिकुलस, आमाशय का दूसरा भाग वेंट्रिकुलस। ये ट्रू स्टोमक, ग्लैंडुलर स्टोमक, ये मस्कुलर स्टोमक। मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, भोजन को पीसने का काम करती हैं। मांसपेशी की मजबूती के लिए कॉइलिन प्रोटीन। फिर छोटी आंत,
डियोडेनम, जजुनम और इलियम। और जजुनम के मध्य भाग में मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ये रेमनेंट है किसका, योग सैक का। और फिर सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम हो गई दो, कोलोन और रेक्टम फ्यूज हो गए कोलोरेक्टम, और अंत में क्लोएका। क्लोएका यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों का कॉमन ऑर्गन है। और क्लोएका के अंत में वेंट, एनल ओपनिंग को बोलते हैं वेंट। और चिकन में इस क्लोएका की डोर्सल सरफेस पर पाया जाता है बर्सा फेब्रिसियस। ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। इसमें बी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है, और गम्बोरो डिजीज में इसी बर्सा फेब्रिसियस में इन्फेक्शन होता है, इसलिए गम्बोरो को नाम देते हैं इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। गाय में छोटी आंत लंबाई है 40 मीटर, डियोडेनम, जजुनम, इलियम 1 मीटर, 1 मीटर, 38 मीटर। यानी कि जो बीच का हिस्सा है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, बीच का हिस्सा सबसे लंबा होता है। ये गतिशील है, ये एस शेप, ये यू शेप। ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है डियोडेनम की सबमिकोजा में, और इनका काम है बाइकार्बोनेट आयन स्रावित करना, ताकि डियोडेनम का पीएच क्षारीय बनाया जा सके। और इलियम में पाए जाते हैं पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पेयर्स पैचेज लिम्फॉइड सिस्टम का। फिर हमने बात की बड़ी आंत, लंबाई 11 मीटर, जिसमें सीकम 0.75 मीटर, रेक्टम 0.25 मीटर और कोलोन 10 मीटर। सबसे लंबा भाग कोलोन, सबसे छोटा भाग रेक्टम। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जो हम लोग बोलते हैं वो डायामीटर के आधार पर बोलते हैं। लंबाई तो ज्यादा किसकी होती है, छोटी आंत की। घोड़े में सीकम और स्प्लिन कैसी होती है, कॉमा से। क्लियर, हेडिंग डालेंगे श्वसन तंत्र, नोट कर लिया। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। श्वसन तंत्र का ऊपरी हिस्सा, इसके अंदर नाक, फेरिंग्स और लैरिंग्स आती है, और निचले हिस्से में ट्रैकिया और लंग्स। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप या सांस नली। जो श्वसन तंत्र है उसके 3 हिस्से हो गए, नोस्ट्रिल, नाक, फेरिंग्स और लैरिंग्स। और जो निचला श्वसन तंत्र का हिस्सा है उसके 2 हिस्से हैं, ट्रैकिया और लंग्स। ट्रैकिया के बाद एक स्ट्रक्चर होती है ब्रोंकियल ट्री की, वो भी एक बार हमें डायग्राम से समझनी है और फिर आगे पढ़ेंगे श्वसन तंत्र को। पार्ट है नाक, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीनों तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, और ट्रैकिया और लंग्स जो हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। राइट लंग आकार में बड़ा होता है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, इसमें 4 लोब होते हैं और इसमें 3 लोब होते हैं। और कार्डियक नोच पाई जाती है लेफ्ट लंग में, जो सपोर्ट देती है किसको, हार्ट को। ये सब चीजें तो हम बाद में लेफ्ट, ये है लेफ्ट लंग, ठीक है। सेम ऐसी स्ट्रक्चर राइट लंग में होगी। अब लेफ्ट लंग में ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकाई कह सकते हो, दोनों को मिला के। प्राइमरी ब्रोंकस जब अगेन डिवाइड होता है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी अगेन डिवाइड होगा टर्सरी, और टर्सरी अगेन डिवाइड होगा तो ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल अंत में कम हो जाती है एल्वियोलाई। तो जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की वो है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई का काम है गैसियस एक्सचेंज। अब जैसे जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि उनमें एल्वियोलाई जितनी भी है ना लंग्स में, उस एल्वियोलाई की एक्सपेंशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी लंग कैपेसिटी है माना 7 लीटर, 8 लीटर, बढ़ाया जा सकता है इसको। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी लंग कैपेसिटी शुरुआत में तो 6 लीटर थी और वो घटते घटते 4 लीटर ही बची है। यानी कि एक व्यक्ति के लंग्स में वॉल्यूम कितना आ सकता है, 8 लीटर, और एक के में कितना आ रहा है, 4 लीटर ही। तो जिस व्यक्ति में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो रही है वो ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। अच्छा, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लंग्स की बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें एल्वियोलाई धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कोलैप्स, और कोलैप्स हो जाएगी तो गैसियस एक्सचेंज भी क्या होगा, कम। फिजियोलॉजी में हम लोग 2 बीमारी पढ़ेंगे, एक तो एटीलेक्टेसिस और एक एम्फाइसीमा। एटीलेक्टेसिस का मतलब है ये जो एल्वियोलाई है ये क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, पिचक जाए, कि भाई ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हम कुछ काम ही नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो एल्वियोलाई ने धीरे धीरे अपने आप को कोलैप्स करना शुरू कर दिया। और फिर भी बिल्कुल एक्सरसाइज हमने बंद कर रखी है, और ऊपर से माना कोई व्यक्ति चेन स्मोकर है, कंटिन्यूअस स्मोकिंग करता है, तो उसमें तो क्या होगा, एल्वियोलाई रप्चर होना शुरू होंगी, एल्वियोलाई नष्ट होना शुरू होंगी, और एल्वियोलाई नष्ट हो गई तो गैसियस एक्सचेंज होगा ही नहीं, और वो स्थिति है एम्फाइसीमा। जैसे आप मूवी देखने जाते होंगे, ठीक है, तो मूवी जब शुरू होती है ना
तो उसमें एक ऐड आता है, एक लड़का है मुकेश, ठीक है ना, और उसको सांस लेने में तकलीफ है क्योंकि वो बहुत समय से बीड़ी पीने का उसको अनुभव था, तो उस अनुभव का फायदा मिला उसको एम्फाइसीमा के रूप में, ठीक है, यानी कि एल्वियोलाई क्या हो चुकी हैं, सब डैमेज, रप्चर हो चुकी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रैकिया डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल अंत में एल्वियोलाई। तो सीक्वेंस क्या हो गया, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ब्रोंकियोल और फिर एल्वियोलाई। इस पूरी संरचना को नाम देते हैं ब्रोंकियल ट्री, यानी कि इसमें जो ब्रांचेज निकल रही हैं वो जैसे पेड़ में से टहनियां निकलती हैं वैसे, और इसलिए इस पूरी संरचना को ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं हम लोग। तो ब्रोंकियल ट्री में प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। ये डायग्राम बना लीजिए। एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो नाक, फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया में के बाद दो पार्ट हो गए, प्राइमरी ब्रोंकस एक लेफ्ट लंग को जाएगा, एक राइट लंग को जाएगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, और टर्सरी ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल एल्वियोलाई। तो फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है, एल्वियोलाई को। गैसियस एक्सचेंज कहां होगा, एल्वियोलाई में। एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था, सुअर के अंदर जो स्नाउट होती है, थूथन, नाक और ऊपरी होठ से मिलकर बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन था कि घोड़ा कभी भी मुंह से सांस नहीं लेता है, घोड़ा सांस लेगा सिर्फ नाक से, क्योंकि घोड़े में सॉफ्ट पैलेट जो है वो ज्यादा विकसित होता है, और सॉफ्ट पैलेट को एपिग्लोटिस ढक के रखती है, तो जो भी हवा मुंह के रास्ते जाएगी वो ट्रैकिया तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो एक ही रीजन है सॉफ्ट पैलेट का विकसित होना, ये ज्यादा विकसित होगा तो ये पहुंच जाएगा एपिग्लोटिस तक, और एपिग्लोटिस इसको ढक देगी, तो मुंह से जो हवा जाती है वो ट्रैकिया में पहुंच ही नहीं पाएगी। वोमेरोनेजल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ जैकबसन, नाक के पैरेलल दो नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं वोमेरोनेजल ऑर्गन, और इनका काम फेरोमोन्स को सूंघना है। और फेरोमोन्स जो है वो ऐसे केमिकल हैं जो एक जानवर स्रावित कर रहा है अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवर को मैसेज देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फेरिंग्स, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का अंग है। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नाक जहां खुलेगी नेजोफेरिंग्स, मुंह जहां खुलेगा ओरोफेरिंग्स, और जहां लैरिंग्स खुलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। 7 ओपनिंग आकर खुलती हैं फेरिंग्स में, दो तो पोस्टीरियर नेयर्स यानी कि नाक खुलेंगी दो, दोनों ओपनिंग कान की ऑडिटरी ट्यूब, एक मुंह, एक लैरिंग्स और एक ईसोफेगस। और डायफ्राम में कितने छिद्र होते हैं, 3, एक ईसोफेगस के लिए, एक एओर्टा के लिए, एक इंफीरियर वेना केवा के लिए। गटरल पाउच संरचना सिर्फ घोड़े में पाई जाती है। ऑडिटरी ट्यूब में नीचे की तरफ एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें हवा भरी हुई है, जो ब्रेन के लिए ब्लड जा रहा है उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करेगी ताकि ब्रेन को गर्म ब्लड की सप्लाई ना हो। लैरिंग्स जानवरों में और इंसानों में साउंड बॉक्स है, ऑर्गन ऑफ फोनेशन, यानी कि आवाज किससे उत्पन्न होगी, लैरिंग्स से। पक्षियों में लैरिंग्स पाया तो जाता है लेकिन साउंड बॉक्स उसको नहीं कहते हैं, उसमें आवाज उत्पन्न नहीं होती है, तो साउंड बॉक्स पक्षियों में कहा जाता है फेरिंग्स को। लैरिंग्स की कार्टिलेज, गाय में कार्टिलेज के प्रकार हैं 4, संख्या है 5, चिकन में प्रकार है 3, संख्या 4। 4 कौन कौन सी हैं, थायराइड, क्रिकॉइड, अरेटिनॉइड, एपिग्लोटिस। सबसे बड़ी है थायराइड, क्रिकॉइड रिंग शेप, अरेटिनॉइड डबल होती है, और एपिग्लोटिस पत्तीनुमा। तो टोटल प्रकार तो हो गए 4 और संख्या हो गई 5, क्योंकि अरेटिनॉइड क्या है, पेयर्ड है। चिकन में क्रिकॉइड, प्रीक्रिकॉइड, अरेटिनॉइड, टोटल प्रकार हो गए 3, संख्या हो गई 4, क्योंकि अरेटिनॉइड क्या है, पेयर्ड है। फिर ट्रैकिया या विंड पाइप, ट्रैकिया में ट्रैकियल रिंग्स होती हैं जिनको हम लोग कार्टिलेजनस रिंग बोलते हैं या सी रिंग बोलते हैं। तो ये रिंग्स जो है वो डोर्सली क्या है, इनकम्प्लीट। संख्या कितनी है, 50 से 60। यहाँ रिंग कैसी होती है, कंप्लीट, टोटल 115। गाय के लंग्स, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड में हार्ट रखा हुआ है तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड का जो लंग है उसका आकार राइट लंग के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। 4 लोब है, एपिकल, इंटरमीडिएट, डायफ्रामेटिक, कार्डियक। हार्ट की तरफ कार्डियक, डायफ्राम की तरफ डायफ्राम, ऊपर एपिकल, बीच में इंटरमीडिएट। यहाँ इंटरमीडिएट एब्सेंट होगा, तो यहाँ कितने लोब हैं, 3। कार्डियक नोच किस में पाई जाती है, लेफ्ट लंग। ये तो अंतर वही सेम, राइट लंग और लेफ्ट लंग में लोब। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, इन सब में राइट लंग में 4 लोब, लेफ्ट में 3। सुअर वगैरह में 4, इधर 2।
तो आप देखिए जानवर कोई भी हो, ये बड़ा होगा लेफ्ट के कंपैरिजन में। गाय और चिकन में रेस्पिरेशन के अंदर अंतर, डायफ्राम गाय में पाया जाता है, चिकन में एब्सेंट होता है। एयर सैक चिकन में पाए जाते हैं, डायफ्राम में एब्सेंट। फेरिंग्स चिकन में पाई जाती है, डायफ्राम सॉरी गाय में एब्सेंट। और ट्रेकियल रिंग की बात करें तो चिकन में कंप्लीट होती है संख्या 115 और ट्रेकियल रिंग इनकम्प्लीट होती है संख्या 50 से 60। यूरिनरी सिस्टम, दो किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है। किडनी में यूरिन बनेगा ब्लड से और यूरिन को लाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगी कौन? यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोरेज होता है और यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है चिकन में। और यूरेथ्रा यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का ऑर्गन है। इसी रास्ते यूरिन बाहर जाएगा, इसी रास्ते सीमन बाहर जाएगा। किडनी, सभी जानवरों में दोनों किडनी बीन शेप होती हैं। किसको छोड़ के? घोड़े की राइट किडनी कैसी होती है? हार्ट से, और लेफ्ट कैसी होगी? बीन शेप। रूमिनेंट्स में लेफ्ट किडनी जो है उसको फ्लोटिंग किडनी कहते हैं क्योंकि उसकी पोजीशन रोमन के हिसाब से बदलती रहती है। और चिकन में किडनी कैसी होती है? इलोंगेटेड। उसके 3 भाग होते हैं, क्रेनियल, मिडिल और कॉर्डल। बाकी का पढ़ेंगे। 2 बजे आ जाओ आप एग्जैक्ट। मेन ऑर्गन जिसमें स्किन और एसेसरी में बाल, ऊन, सींग, नाखून, खुर, पसीना ग्रंथि और सेबेसियस ग्लैंड। पसीना ग्रंथियां एब्सेंट होती हैं पोल्ट्री में, सुअर में और खरगोश में। और सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का स्किन, त्वचा। स्किन की 3 लेयर होती हैं, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सबसे निचली परत है और एपिडर्मिस सबसे ऊपरी परत है। हाइपोडर्मिस को ही बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट लेयर। अगर इंजेक्शन दिया जाए डर्मिस में तो इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस में दिया जाए तो सबक्यूटेनियस। और फिर हमने बात की एपिडर्मिस की, अगेन 5 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसल। स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहरी लेयर है। स्पाइनोसम में एफएमडी का वायरस मल्टीप्लाई करता है और सबसे निचली जो परत है वो है बेसल। बेसल में पाई जाती है मेलेनोसाइट सेल। ये स्रावित करती है मेलेनिन पिगमेंट और मेलेनिन पिगमेंट की वजह से स्किन का कलर कैसा होता है? डार्क होता है। स्ट्रेटम बेसल को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो स्पाइनोसम में तो एफएमडी का वायरस मल्टीप्लाई करता है और सबसे निचली परत में पाई जाती है मेलेनोसाइट सेल और मेलेनोसाइट स्रावित करती है मेलेनिन पिगमेंट। तो ऊपर से नीचे की ओर सीक्वेंस क्या हो गया? स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसल। गाय का जनन तंत्र टोटल 5 भाग होते हैं। दोनों साइड में ओवेरी, ओवेरी को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं क्योंकि यहाँ ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर ये डक्ट जो है जो ओवेरी को यूट्रस से जोड़ने का काम कर रही है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और ओविडक्ट के अगेन कितने पार्ट होते हैं? 3, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। फिर यूटरस के अंदर 2 यूटरस के हॉर्न, एक बॉडी और एक सर्विक्स। ठीक है, यूटरस को बोलते हैं बॉम्ब, तो नेक ऑफ बॉम्ब यानी कि यूटरस की गर्दन किसे कहा जाता है? सर्विक्स को। और उसके बाद वेजाइना और वल्वा। वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है, समागम का अंग है और बर्थ कैनाल बोलते हैं इसको। अब देखिए आप, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओविडक्ट के 3 पार्ट, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। जानवरों में और मानव में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। ऑप्शन में नहीं हो तो एम्पुला, ऑप्शन में नहीं हो तो ओविडक्ट। और चिकन में कहाँ होता है? इन्फंडिबुलम में। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, यूटराइन हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स। यूट्रस को बोलते हैं बॉम्ब तो सर्विक्स को बोलते हैं नेक ऑफ बॉम्ब। ये जितना भी समय आप नष्ट कर रहे हो ना, अभी 3 पार्ट हो गए, हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स को बोलते हैं यूटरस की गर्दन या नेक ऑफ बॉम्ब। वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है और बर्थ कैनाल है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस हैं। दोनों टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी यानी कि स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ चलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? टेस्टिस को। यहाँ से स्पर्म आकर स्टोर हो गए किसमें? एपिडिडाइमिस में। स्पर्म का स्टोरेज हो रहा है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से स्पर्म को आगे लेकर जाने का काम करती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का फूला हुआ हिस्सा एम्पुला और दोनों वास डिफरेंस जुड़कर बना देती हैं यूरेथ्रा। और ये कंटिन्यूअस जो ओपनिंग है ये क्या है? यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा कॉमन ऑर्गन हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का। इसी रास्ते से यूरिन बाहर जाएगा और इसी रास्ते से सीमन बाहर जाएगा। फिर नर की 3 सहायक जनन ग्रंथियां हो गई, एक तो सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और एक कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि को ही बोलते हैं बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो प्राथमिक जनन अंग तो टेस्टिस हो ही गया। द्वितीयक जनन अंग में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और पेनिस। और उसके बाद नर की सहायक जनन ग्रंथियों में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि। और ये तीनों स्रावित करती हैं सेमाइनल प्लाज्मा यानी कि सीमन के अंदर जो तरल पदार्थ होता है। और सीमन के अंदर जो कोशिकाएं हैं
वो बनाने का काम कौन करेगा? टेस्टिस। तो स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा दोनों को मिलाकर बोलते हैं सीमन, वेद है। क्लियर है? लास्ट स्प्लैंक्नोलॉजी। नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सब क्या क्या होते हैं वो समझेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों अपोजिट एक्शन होते हैं, जैसे लपड़ देना सिंपैथेटिक, चुप कराना पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है? हाँ, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। एक आपको गुस्सा आ रहा है, ये सिंपैथेटिक है। आप एकदम शांत हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक है। आपको जीवन में कुछ नया करना है तो स्ट्रेस आ रहा है बॉडी में, आप परेशान हो रहे हैं, ये सिंपैथेटिक है। आप रोटी तोड़ रहे हैं, फैल के सो रहे हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है? यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट, आराम करो और खाना पचाओ, ये पैरासिम्पैथेटिक है। मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी है। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में एनर्जी खर्च होती है, पैरासिम्पैथेटिक में सेव होती है। खर्च हो ही नहीं रही, जैसे वो 3D एटम बोलते हैं, अनयूज्ड ब्रेन है एकदम। ठीक है? हाँ। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये हमने डिस्कस किया, बाकी डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो टोटल सभी में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व ऐसी नर्व जो निकलती हैं कहां से? ब्रेन से, और ब्रेन से कनेक्ट कर रही हैं गर्दन के ऊपरी हिस्से को। जैसे आंखों से हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देखा है, ये मैसेज जो गया है वो क्रेनियल नर्व है। नाक से जो हम सूंघ रहे हैं, क्रेनियल नर्व। कानों से जो सुन रहे हैं, क्रेनियल नर्व। ठीक है? तो ये तो हो गई क्रेनियल नर्व। और गर्दन, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हिस्सा हो गया सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए जितनी भी नर्व निकली हुई हैं वो सब क्या है? पीएनएस। और बाकी हिस्सा क्या हो गया? पीएनएस। तो हम ये कह सकते हैं ये जो हिस्सा है ये है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीधी सीधी बात है कि जो सेंटर पे है वो सीएनएस, सेंटर से दूर है वो पीएनएस। अब इससे एक चीज तो हमें समझ रहे हैं कि मेनिंजेस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस है, और सीएनएस को शरीर के बाकी के हिस्सों से जोड़ने वाली जो भी तंत्रिकाएं हैं, जो भी नर्व हैं, वो बनाती हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, अरेकिनॉइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर के बाहर स्पेस एपिड्यूरल, ड्यूरामेटर के नीचे सबड्यूरल, और अरेकिनॉइड के नीचे सब अरेकिनॉइड स्पेस। सब अरेकिनॉइड स्पेस में फ्लो करता है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एपिड्यूरल स्पेस में अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो एपिड्यूरल इंजेक्शन, और सब अरेकिनॉइड स्पेस में दे रहे हैं तो सब अरेकिनॉइडल इंजेक्शन। सीएसएफ ब्रेन के अंदर कोरोइड प्लेक्सस में बनता है, और बनता किससे? ब्लड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर जो फ्लूइड फ्लो करता है किसमें? सब अरेकिनॉइड स्पेस में, उसको नाम देते हैं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक पॉइंट आता है ग्रे मैटर, ड्यूरल स्पेस, अरेकिनॉइड के नीचे सब अरेकिनॉइडल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्शन देना एपिड्यूरल इंजेक्शन, और सब अरेकिनॉइड स्पेस में इंजेक्शन देना सब अरेकिनॉइडल इंजेक्शन। और सब अरेकिनॉइडल स्पेस में सीएसएफ पाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर बहता है, और किसके अंदर? सब अरेकिनॉइड स्पेस में। और बनता कहां है? ब्रेन के कोरोइड प्लेक्सस में, और कोरोइड प्लेक्सस में बनेगा किससे? ब्लड से। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो डार्क हिस्सा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, जो बना हुआ है सेल बॉडी और डेंड्राइट से। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ऐसा हिस्सा जिसका कलर थोड़ा हल्का है देखने में, उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर मेनली बना होता है एक्सॉन से। ब्रेन में डार्क हिस्सा यानी कि ग्रे मैटर बाहर है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर है। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी, और
ये न्यूरॉन का डायग्राम है जिसमें ये हो गई सेल बॉडी और ये डेंड्राइट्स। ये ज्यादा देखने को मिलती है ग्रे मैटर में और एक्सॉन ज्यादा देखने को मिलती है व्हाइट में। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सीपीयू की तरह काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह। इसके दो भाग हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो कंट्रोल यूनिट की तरह काम करता है। ब्रेन के तीन भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बेलनाकार संरचना है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से सैक्रम तक फैली हुई है। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन, ऑर्गन से मैसेज को पहुंचाएगा ब्रेन तक और ब्रेन के मैसेज को ऑर्गन्स तक, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में सबसे ऊपर सेरेब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, तीनों फोर ब्रेन। फिर बीच में मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो सबसे ऊपर भाग है सेरेब्रम, सबसे नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। और एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों संरचनाएं बनाती हैं ब्रेन स्टेम। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्विडक्ट, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन नहीं है। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा सेरेब्रम, हाइंड ब्रेन में सबसे बड़ा सेरिबेलम। ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा सेरेब्रम, सबसे निचला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन पर पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब फोर ब्रेन का पहला भाग है सेरेब्रम। सेरेब्रम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में चार लोब होते हैं, ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, पीछे ऑसिपिटल। ये मेमोरी, थिंकिंग, कोई नई डिस्कवरी करना, योजना बनाना, प्लानिंग बनाना, ये सब फ्रंटल लोब का काम है। इधर सुनने का काम है, इधर देखने का काम है। ठीक है। और पैराइटल में टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके जो भी प्रोसेसिंग होती है वो होती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि टेम्पोरल, हम सुनते तो कान से हैं लेकिन क्या सुना है ये डिसाइड करेगा टेम्पोरल लोब। अब कान से तो सही सुना गया था लेकिन आपका ब्रेन ठीक नहीं है तो आपने कुछ का कुछ सुना, बोला कुछ गया और आपने सुना कुछ। ठीक है। इसका मतलब टेम्पोरल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा है। आंखें आपकी ठीक हैं लेकिन आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऑसिपिटल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप कहीं भी अपने हाथ को टच करते हैं और वो गर्म जगह और आपको गर्म महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब दिक्कत है किसमें, पैराइटल लोब में। ठीक है। और इसी तरीके से फ्रंटल में थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, डिस्कवरी, मेमोरी, ये सब हो गए। थैलेमस, ये सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का हिस्सा है। होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। होमियोस्टेसिस मतलब शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना। हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम, सोने जगने की साइकिल या बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। भूख प्यास को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। मैटरनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। शरीर में पानी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। थैंक यू। जो बैच उधर से यहाँ जा रही है वो तो है सेंसरी, एक सिर्फ मैसेज को वापस लेकर आ रही है वो है मोटर। और अगर ये दोनों काम एक ही नर्व से हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स नर्व। तो इधर यानी कि गर्दन और उससे नीचे जितनी भी नर्व हैं वो तो सब मिक्स हैं, यानी कि सेम उसी से मैसेज जाता भी है, उसी से मैसेज वापस आता है। ठीक है। और इस रीजन में जो नर्व हैं उनमें से कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स हैं। क्लियर है कि यहां तक? तो हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी शरीर से जोड़ने का काम जो नर्वस सिस्टम करता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शरीर से जोड़ने का काम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व करती हैं। क्रेनियल नर्व तो निकलती हैं किससे, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। क्रेनियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन गर्दन के ऊपरी हिस्से में है, आंख, नाक, कान, गला, ये सब। ठीक है। और स्पाइनल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन गर्दन और उससे निचले हिस्से में, आगे के पैर, पीछे के पैर, थोरैक्स, एब्डोमेन, पूंछ, ये सब। ठीक है। संख्या की बात करें तो 12 पेयर यानी कि 24
तो पाई जाती हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो और चाहे कोई पक्षी हो, सब में। और इधर हम बात करें तो इधर कशेरुकाओं की संख्या सब में अलग अलग होती है और इसलिए स्पाइनल नर्व की संख्या भी अलग अलग होती है। ह्यूमन में 31 पेयर, गाय में 37 पेयर, घोड़े में 42 पेयर और कुत्ते में, यानी कि चाहे स्पाइनल नर्व हो चाहे क्रेनियल नर्व हो, हमने डायग्राम में दोनों तरफ नर्व को निकाला है, इसका मतलब होंगी हमेशा पेयर में। सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल, फिर थोरेसिक के हिसाब से थोरेसिक, लंबार कशेरुकाओं के नाम से लंबार, सैक्रम के नाम से सैक्रम, कॉक्सिजल रीजन में कॉक्सिजल। ठीक है, यहां पर सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या तो होती है 7, लेकिन इनकी संख्या 8 है, एक ज्यादा है, बाकी पूरा सेम है। और कॉक्सिजल तक तो पहुंचती नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए कॉक्सिजल रीजन में संख्या सिर्फ कितनी है, 5 पेयर है। ठीक है, तो अगर गाय में अलग अलग पूछे जाए तो भी आप जवाब दे सकते हैं और ओवरऑल पूछी जाए तो भी जवाब हम दे सकते हैं। तो ये जो है ये तो सब के सब क्या है, मिक्स नर्व है। इधर कुछ मिक्स है। सेंसरी जो शरीर के अंगों से मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन की ओर, और जो ब्रेन से मैसेज को लेकर आती है शरीर के अंगों की ओर, वो मोटर। और जो मैसेज को लेकर भी जा रही है वही सेम मैसेज को वापस भी ला रही है, क्या बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं। इधर तो सब मिक्स है और इधर तीनों कैटेगरी में है। पहला पॉइंट लिखेंगे और नर्वस सिस्टम का पोर्शन कंप्लीट है। देखिए एक बार, मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में पाया जाता है, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा खांसना, छींकना, निगलना और उल्टी करना, इन सब एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम बॉडी के पोस्चर को, बॉडी के मूवमेंट को, बॉडी के कोऑर्डिनेशन को, बॉडी बैलेंस को, इन सब को, हमारी चाल को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे पाया जाता है और इन तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम है। ब्रेन स्टेम की बात करें तो मिड ब्रेन, पॉन और मेडुला ऑब्लोंगेटा एक सीधी लाइन में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डे बाय डे मजबूत बनना है। मैं देख रहा हूं बच्चों ऐसे बैठे रहते हो क्लास में, लग रहा है, लगना भी चाहिए, सही लग रहा है तुम्हें। तो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट मतलब जो मेन एक्सिस से बाहर की तरफ का जो पार्ट है, जिसमें सीएनएस को पूरे शरीर से जोड़ने का काम होता है, उसको बोलते हैं पीएनएस। तो पीएनएस में क्रेनियल नर्व हो गई, स्पाइनल नर्व हो गई। क्रेनियल नर्व तो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व गर्दन से जो ऊपरी हिस्सा है उसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आंख, नाक, गला, ये मुंह, जीभ वगैरह ये सब। ठीक है, और बात करें स्पाइनल नर्व की तो ये गर्दन और उससे निचले हिस्से में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आगे के पैर, पीछे के पैर, थोरैक्स, एब्डोमेन, पूंछ, ये सब। ठीक है, इधर हम बात करें तो मानव में, सभी पालतू जानवरों में और सभी पक्षियों में 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं। स्पाइनल नर्व की बात करें तो मानव में 31 जोड़ी, गाय में 37 जोड़ी, घोड़े में 42 जोड़ी और कुत्ते में 35 जोड़ी। अब ये जो स्पाइनल नर्व है 5 प्रकार की होती हैं कशेरुकाओं के नाम के आधार पर, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सिजल। सर्वाइकल 7 की जगह कितनी होंगी, 8 पेयर होंगी। ठीक है, थोरेसिक 13, लंबार 6 पेयर, सैक्रम 5 पेयर और कॉक्सिजल 5 पेयर। कॉक्सिजल कशेरुकाओं की संख्या तो 20 है, लेकिन क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है सैक्रम पे, तो उसके बाद जो कॉक्सिजल स्पाइनल नर्व है उनकी संख्या कम ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गाय में थोरेसिक स्पाइनल नर्व की संख्या बताइए, तो संख्या तो कितनी हो गई, 26। एक तो पेपर में बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा आपको, नहीं तो छूटते ही क्वेश्चन गलत। अब इसको रटना नहीं है, हमने एक डायग्राम बनाया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से 35 पेयर, घोड़े में 42 पेयर, कुत्ते में 35 पेयर। तो कुत्ते में संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई। ठीक है, तो हम जो यहां पढ़ रहे हैं ये पेयर पढ़ रहे हैं। और फिर हमने बात की इधर ये सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है। सेंसरी जो मैसेज को ब्रेन की ओर लेकर जाएगी, सिर्फ जो ब्रेन से मैसेज को सिर्फ लेकर आएगी वो मोटर,
और एक ही न्यूरॉन में दोनों काम हो तो उसको बोलते हैं मिक्स। इधर जितनी भी हैं सब मिक्स हैं, उधर सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकती हैं। और जो पढ़ रहे हो ना उसको ढंग से पढ़ लो, नहीं तो इसको आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे ठीक से। अभी आप जो मटरगश्ती कर रहे हो ना उसका बहुत फायदा नहीं मिलने वाला आपको, ये समझ लेना। क्लास में जितना बारीकी से पढ़ोगे ना पेपर में उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी। बाकी तो आपकी मर्जी है खैर, लेकिन जब क्लास में बैठे ही हो तो ठीक से पढ़ लो। बातचीत तो बाहर ही कर लिया करो चाय की थड़ी पे, वो जगह कम है बातचीत करने के लिए जो यहां भी कर रहे हो आप बातचीत। आपसे बेटा प्लीज निवेदन है अब पढ़ना शुरू कर दो, अभी तक भी अगर आप सिंसियर नहीं हो तो, क्योंकि डे बाई डे टाइम कम हो रहा है। ठीक है, सेंसरी नर्व जो ब्रेन के लिए मैसेज लेकर जा रही है, मोटर जो वापस लेकर आ रही है, और मिक्स एक ही नर्व से दोनों काम अगर हो रहे हैं तो। क्रेनियल नर्व में पहली है ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ऑक्यूलोमोटर, चौथी ट्रोक्लियर, पांचवी ट्राइजेमिनल, छठवीं एब्डुसेंट, सातवीं फेशियल, आठवीं कोक्लियोवेस्टिबुलर, नवीं ग्लोसोफेरेंजियल, 10वीं वेगस, 11वीं एसेसरी और 12वीं हाइपोग्लोसल। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, ऑप्टिक आंखों के लिए देखने के काम आएगी, और कोक्लियोवेस्टिबुलर सुनने और बॉडी बैलेंस में मदद करेगी। यानी कि ये नाक, ये आंख और ये कान। तो आंख, नाक और कान, इनसे जो नर्व जाती हैं वो सिर्फ मैसेज को लेकर जाएंगी, क्या होंगी? सेंसरी। ठीक है, फिर देखेंगे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर, लार्जेस्ट है ट्राइजेमिनल, लॉन्गेस्ट है वेगस। ठीक है, और जीभ के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है हाइपोग्लोसल। ग्लोसल टर्म आती है किसके लिए? जीभ के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं ग्लोसाइटिस, जीभ में इन्फ्लेमेशन को। कॉर्नुअल नर्व हम लोग ब्लॉक करते हैं जब सींग को काटते हैं, सींग को सप्लाई देती है, ट्राइजेमिनल की ब्रांच चाहिए, और ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है 5वें नंबर की। क्रेनियल नर्व में 128 यानी कि पहली, दूसरी और 8वीं ये सेंसरी, 5, 7, 9 और 10। इसमें कई बार 6वीं को भी इसमें काउंट करते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और फिर हमने बात की स्पाइनल नर्व में। स्पाइनल नर्व में दो इंपॉर्टेंट स्पाइनल नर्व है, एक फ्रेनिक और एक सिएटिक। फ्रेनिक तो डायफ्राम को सप्लाई देती है, और फ्रेनिक नर्व में इरिटेशन होती है तो हिचकी आती है। जैसे कुछ लोग मसाला कम खाते हैं, तीखा कम खाते हैं, और गलती से किसी दिन गोलगप्पे खाने चले गए, पहला ही गोलगप्पा खाया, दूसरे गोलगप्पे अंदर जाने से पहले हिचकी शुरू, तो कोई याद नहीं कर रहा। फ्रेनिक नर्व में क्या हो रही है? इरिटेशन, जलन। ठीक है, सिएटिक नर्व, सिएटिक नर्व शरीर की लॉन्गेस्ट नर्व है। ठीक है, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व सबको मिला के। ठीक है, और ये सैक्रल स्पाइनल नर्व है, पीछे के पैरों को सप्लाई देती है। ये तो कहानी हो गई क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की। अब इसमें दो ही पॉइंट हमें पढ़ने हैं नर्वस सिस्टम में, एक तो ऑटोनोमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में अंतर। पहले पेज को खोल लेंगे जहां से हमने नर्वस सिस्टम शुरू किया है। नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसमें दो तरीके का नर्वस सिस्टम पढ़ा, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, और ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, कुल मिला के कोई भी एक्टिविटी जिससे दिमाग पर जोर पड़ रहा है वो सिंपैथेटिक है, और बॉडी रिलैक्स है तो पैरासिम्पैथेटिक। बात है नहीं भाई? रिवाइज कर लें 5 मिनट। हाँ, अब शांत रहेंगे एकदम। देखिए, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने वाला भाग है, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के 3 भाग हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। पॉन्स कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, और मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाकी के फंक्शन में कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, वॉमिशन, खांसना, छींकना, निगलना, उल्टी करना। सेरिबेलम बॉडी के पोस्चर को, बॉडी की चाल को, बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। ह्यूमन, हम लोग 2 पैरों पर चल पा रहे हैं सेरिबेलम की वजह से, लोग डांस भी कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बॉडी का कोऑर्डिनेशन इसमें काम आ रहा है, बॉडी का बैलेंस काम आ रहा है, ये है सेरिबेलम कंट्रोल करता है इसको। ब्रेन स्टेम, एक सीधे एक्सिस पर जो संरचनाएं हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन को सपोर्ट देने का काम करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व, और वो शरीर से जोड़ने का काम कर रही हैं। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को मिलाकर हमने बोल दिया पीएनएस। वैसे तो ये पीएनएस का एक ही हिस्सा है, कौन सा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए आप, क्रेनियल नर्व गर्दन के ऊपरी हिस्से में और स्पाइनल नर्व गर्दन और गर्दन से निचले हिस्से में फैली हुई है। अगर हम बात करें कि कितने पेयर होती हैं, तो जानवर हो चाहे इंसान हो चाहे पक्षी हो, सब में 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। स्पाइनल नर्व 5 टाइप की होती हैं कशेरुकाओं के नाम के हिसाब से, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉक्सीजियल। ठीक है। मानव में टोटल 31 पेयर, गाय में 37 पेयर, घोड़े में 42 पेयर, कुत्ते में 35 पेयर। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की संख्या कशेरुकाओं से एक ज्यादा है। अब कशेरुका की संख्या तो 7 ही होती है, यहाँ पेयर कितने? 8। फिर थोरेसिक वहां संख्या 13, यहाँ 13 पेयर, संख्या 6, यहाँ 6 पेयर, संख्या 5, 5 पेयर, यहाँ संख्या 20 होती है लेकिन यहाँ 5 ही पेयर है। तो टोटल ये हो गए 37 पेयर और ये हो गए 42 पेयर। सेंसरी जो मैसेज को लेकर जा रही है ब्रेन की ओर, मोटर जो ब्रेन से मैसेज को वापस लेकर आ रही है, और मिक्स जो दोनों काम कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व में पहला है ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ऑक्यूलोमोटर, चौथा ट्रोक्लियर, पांचवा ट्राइजेमिनल, छठवां एब्ड्यूसेंट, सातवां फेशियल, आठवां कॉक्लियोवेस्टिबुलर, नौवां ग्लोसोफेरेंजियल, 10वां वेगस, 11 एसेसरी, 12 हाइपोग्लोसल। लार्जेस्ट है 5वीं ट्राइजेमिनल, लॉन्गेस्ट है 10वीं वेगस, स्मॉलेस्ट है 4थी ट्रोक्लियर, और 128 ये हैं। ये तो मैसेज को ब्रेन की तरफ सिर्फ लेकर जाती है। 5, 7, 9 और 10, जिसमें कई बार हम 6वीं को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। ये सब क्या है? ये है मिक्स, मैसेज जा भी रहा है आ भी रहा है, बाकी है मोटर। ठीक है। हाइपोग्लोसल जीव की गतिशीलता को कंट्रोल करती है। कॉर्नुअल नर्व ये ट्राइजेमिनल की ब्रांच है जिसको हम लोग ब्लॉक करते हैं हॉर्न एम्पुटेशन करते समय, और ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइनल नर्व की। एक फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई देती है, अगर इसमें इरिटेशन हो तो हिक्कफ होता है, यानी कि हिचकी आती है। सिएटिक नर्व शरीर की लॉन्गेस्ट नर्व है। ठीक है, चाहे तो क्रेनियल हो चाहे स्पाइनल हो, सब में मिला के सबसे लॉन्गेस्ट है सिएटिक, पैरों को सप्लाई देती है। पीएनएस के 2 प्रकार हो गए, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक को बोलते हैं ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, यानी कि ये शरीर की उन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, और ये उनको कंट्रोल कर रहा है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है। हमारी इच्छा के अनुसार स्केलेटल मसल काम करती है, हाथ पैरों का जो मूवमेंट है वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ठीक है। कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, जितनी भी ग्रंथियां हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। इधर सोमेटिक में क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, और ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और ऑटोनोमिक को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये शरीर को लड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार करता है, और ये खाना पचाना और आराम करने के लिए तैयार करता है। यहाँ एनर्जी खर्च होगी, यहाँ एनर्जी खर्च नहीं होगी। यहाँ न्यूरॉन की लंबाई छोटी होगी, मैसेज बहुत तेजी से जाएगा। यहाँ न्यूरॉन की लंबाई ज्यादा है, मैसेज धीमे धीमे जाएगा। और फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं, जब भी आप डरे हुए हैं, जब भी आप परेशान हैं, तब हार्ट रेट बढ़ेगी, सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। ठीक है, पसीने का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और प्यूपिल में फैलाव हो जाएगा। अब जैसे माना आपका पेट खराब है और आप पेपर देने गए फाइनल, हो सकता है आप एक बार फ्रेश होने नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि पेट खराब होने से ज्यादा बड़ी चीज आप कर रहे हो, क्या? पेपर। इसका मतलब जब भी लिख लिया ना सबने, पोल्ट्री में जो स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं, जिसमें दांत हो गए, डायफ्राम हो गया, स्तन ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां, यूरिनरी ब्लैडर और टार्सल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं कि भाई दांत किसमें एब्सेंट होते हैं? डायफ्राम, स्तन ग्रंथियां और यूरिनरी ब्लैडर। वेटनरी एनाटॉमी जानवरों के शरीर की संरचना, शरीर के अंग और शरीर के तंत्रों का अध्ययन कहलाता है वेटनरी एनाटॉमी। एनाटॉमी की ब्रांच साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी, मायोलॉजी मसल, डेस्मोलॉजी लिगामेंट, आर्थ्रोलॉजी जॉइंट, आर्थ्रो को ही बोलते हैं सिंडेस्मोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डी, डर्मेटोलॉजी स्किन, स्प्लेंक्नोलॉजी आंतरिक अंग, एस्थीसियोलॉजी ज्ञानेंद्रियां, विसरल ऑर्गन का अध्ययन, स्प्लेंक्नोलॉजी और ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन
एस्थीसियोलॉजी, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, यूरोलॉजी यूरिनरी सिस्टम, एंजियोलॉजी ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल, कार्डियोलॉजी हार्ट, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण के विकास का अध्ययन करता है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा शरीर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वेलाई, लंग्स की यूनिट एल्वेलाई, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज की यूनिट एल्वेलाई, लीवर की यूनिट हेपेटिक लोब्यूल, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन, टेस्टिस की यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओवरी की यूनिट फॉलिकल, अडर की यूनिट एल्वेलाई, अडर की मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट एल्वेलाई, कंकालीय मांसपेशियों में संकुचन की इकाई सार्कोमियर और हड्डी की यूनिट ऑस्टियोन या हेवर्सियन सिस्टम। एनिमल सेल, एनिमल सेल की सबसे बाहर जो लेयर है वह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो तरल पदार्थ है वो साइटोसॉल और बाकी हो गए कोशिकांग। कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, सबसे छोटा राइबोसोम। केंद्रक से और सेल मेम्ब्रेन तक दोनों को जोड़ने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिस पर राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होगा, रफ, खुरदरा, और जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कुल मिला के सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और सबसे छोटा राइबोसोम। और डबल मेम्ब्रेन किसमें, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म, तरल पदार्थ साइटोसोल, बाकी कोशिका के अंग। डबल मेम्ब्रेन केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में भी होती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, और मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को ही सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी सिलिडेन और स्वान, सेल लीनिएज थ्योरी रुडोल्फ विर्चो। सेल लीनिएज थ्योरी कहती है कि जो भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन, लार्जेस्ट है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ऐसे माइक्रोब जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, जिनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सब एब्सेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। जिनमें पूरा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सभी पाए जाते हो, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग नाम देते हैं यूकैरियोट। जैसे एनिमल, प्लांट, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। लेकिन प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होता है, बाकी सब मल्टी सेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में इधर केंद्रक एब्सेंट है, इधर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एब्सेंट, इधर पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एब्सेंट, इधर पाया जाता है। ट्रू क्रोमोसोम इधर एब्सेंट, इधर पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में होता है, इधर 70s, इधर 80s, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है 70s। डीएनए इधर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इधर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। और प्लाज्मिड ये संरचना पाई जाती है प्रोकैरियोट में, एब्सेंट होती है यूकैरियोट। और प्लाज्मिड क्या है, अगर डीएनए पाया जाए गुणसूत्र के बाहर तो ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को, ऐसा सर्कुलर डीएनए जो गुणसूत्र के बाहर पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड संरचना पाई जाती है प्रोकैरियोट में, एब्सेंट होती है यूकैरियोट। चलिए, थैंक यू। कोशिका का अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन। 5 मिनट बातें नहीं बेटा। एंडोस्केलेटन बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट करते हैं, जिसमें मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अंतः झिल्ली का तंत्र, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि कोशिका के अंदर ऐसे कोशिकांग जिनमें एक ही झिल्ली पाई जाती है, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। और ये हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी मिलकर बनाते हैं लाइसोसोम। तो इन चारों के फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन चारों को मिलाकर बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ऐसे कोशिकांग जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में पाई जाती है, तो ये आधा काम खुद कर सकती हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कहा जाता है।
सेल मेम्ब्रेन। सबसे आउटर जो लेयर है एनिमल सेल की वो है सेल मेम्ब्रेन, और इसकी संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए सैंडविच मॉडल दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, तरल मोजेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया गया। जो आज की डेट में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल, दिया था सिंगर और निकोलसन ने। और फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो तो बनाता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इसकी मात्रा तो ज्यादा है, ये तो काम करती है फ्लूइड की तरह। और बीच बीच में ये है मोजेक, इनको बोलते हैं टनल प्रोटीन, और टनल प्रोटीन का काम है पदार्थों का ट्रांसफर करना, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी देने का काम करता है। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल को हम कंपेयर करते हैं चीनी की चाशनी में गुलाब जामुन जैसे हैं। तो गुलाब जामुन तो हो गए कम, तो ये तो है प्रोटीन, और चीनी की चाशनी हो गई फॉस्फोलिपिड। जैसे पानी से पूरा समुद्र भरा हुआ है और उसमें जगह जगह हिमखंड हैं, तो हिमखंड तो हो गए क्या प्रोटीन, और समुद्र का पानी हो गया फॉस्फोलिपिड। कंपोनेंट हो गए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये तो स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है, टनल प्रोटीन ट्रांसफर करने का काम करती है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी देने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का पढ़ते हैं, रफ और स्मूथ। रफ तो वो है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, वहां तो प्रोटीन बनेगी, और जहां सरफेस पर राइबोसोम नहीं है वहां लिपिड बनने का काम होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिपिड बनता है स्मूथ में। अंतःकंकाल बनाने का काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कोशिका के अंदर पदार्थों के ट्रांसफर का काम अंतः कोशिका संवहन तंत्र, इंट्रा सेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम। इंटर और इंट्रा याद रखना, इंट्रा का मतलब अंदर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम बनाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। ऑर्गन की बात करें तो लीवर, लीवर में हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें साइटोक्रोम P450 एंजाइम। गोल्जी बॉडी जो प्रोटीन और लिपिड बनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें कार्बोहाइड्रेट जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम है गोल्जी बॉडी का। इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। एक चीज समझ लो, आप जब पढ़ो ना पूरे मन से पढ़ना है, फिर चाहे 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ क्लास की, लाइब्रेरी में पढ़ो तब भी, रूम पे पढ़ो तब भी। ऐसे नहीं कि बीच बीच में मोबाइल देख रहे हो, ऐसे 10 घंटे पढ़ लो कुछ नहीं होगा। पढ़ रहे हो तब 2 घंटे ही पढ़ो, चाहे 1 घंटे ही पढ़ो लगातार, लेकिन पूरी एफिशिएंसी के साथ। उसमें ना तो मोबाइल, ना किसी से बातचीत, और ना अपने अलावा और पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज भी दिमाग में नहीं होनी चाहिए, वो है पढ़ाई। वैसी तो आप लगातार 1 घंटे भी करोगे ना, ब्रेन थक जाएगा। फिर चाहे 10 मिनट का ब्रेक ले लो, आराम कर लो, आंखें बंद कर लो, ठीक है। रूम पे पढ़ रहे हो तो 10 मिनट लेट लो चाहे, तो उससे क्या है, पढ़ाई की एफिशिएंसी तो निकल के आएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी गधा मजदूरी चल रही है, हकीकत की बात है ये। हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, और एक्चुअली में हम जितना पढ़ सकते थे ना उतना नहीं पढ़ रहे हैं। किताब खोल रखी है बस, उससे क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। किताबें तो लाइब्रेरी में भी रखी हुई हैं। जो काम कर रहे हो वहीं रहिए, मेंटली भी फिजिकली भी, 10 जगह मत घूमिए। फिर हमने बात की जो गोल्जी बॉडी है, जो भी पदार्थ हमें कोशिका के अंदर घुमाने थे वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाहर भेजने हैं तो गोल्जी बॉडी। तो मिडिल मैन ऑफ सेल बोलते हैं गोल्जी बॉडी को, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। हार्मोन के सिक्रेशन का काम गोल्जी बॉडी का है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी मिलकर बनाती है लाइसोसोम, और स्पर्म के अंदर एक्टोसोम बनाने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, अपना रूप बदलता हुआ रहता है, यानी कि कई सारे रूप देखने को मिलते हैं इसके। ये पाचन तंत्र की तरह काम करेगा, सफाई कर्मी की तरह काम करेगा, यानी कि डाइजेशन का काम मेनली किसका है, लाइसोसोम का है। कोशिका के अंदर पाचन करेगा। अगर कोशिका के कोई भी ऑर्गेनली जो है वो पुरानी हो चुकी है या जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको हटाने का काम ऑटोफेगी। बाहर से कोई संक्रमण आया है उसको नष्ट करने का काम हेट्रोफेगी। और ये डाइजेशन किसमें हो रहा है, कोशिका के अंदर, इसलिए बोल रहे हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और अगर हड्डी से कोई आउटग्रोथ बाहर निकली हुई है उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम करते हैं, किसके, ऑस्टियोक्लास्ट के। तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक होती है ऑटोलाइसिस, लाइसिस मतलब नष्ट कर लेना खुद को। तो जब भी सारे लाइसोसोम एक साथ फट जाते हैं तो बड़े लेवल पर डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित होंगे, और उसकी वजह से पूरी कोशिका की क्या हो जाती है, डेथ। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है। आगे का कल पढ़ेंगे, थैंक यू। राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है।
राइबोसोम को ऑर्गेनली विद इन सेल ऑर्गेनली कहा जाता है, यानी कि एक कोशिकांग के अंदर दूसरा कोशिकांग। राइबोसोम खुद एक कोशिकांग है और ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये भी क्या है, कोशिकांग है। तो एक कोशिकांग के अंदर दूसरे कोशिकांग की तरह काम करता है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनना होता है। दो टाइप का राइबोसोम पड़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 70S, यूकैरियोटिक 80S। उसकी दो सब यूनिट 50 और 30 और इसकी दो सब यूनिट 60 और 40। और एस का मतलब होता है सिविडबर्ग यूनिट। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। राइबोसोम होता है 70S और डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली बोलते हैं, आधा काम खुद कर सकती है क्योंकि खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ एटीपी बनती है, स्टोर होती है। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे बिजी और सबसे एक्टिव अगर कोई सेल ऑर्गेनली है तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वैसे तो 4 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और एटीएस। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस किसमें चलती है, साइटोप्लाज्म में। तो लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चलते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना बैक्टीरिया से की जाती है कई बार, क्योंकि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और दोनों में राइबोसोम कैसा होता है, 70S सेंट्रोसोम। दो बेलनाकार संरचनाएं यानी कि दो सेंट्रियोल मिलकर बनाते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है 9+0 में। अंदर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या 0, बाहर की तरफ 9। कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर की मदद से जुड़ जाता है, किससे, गुणसूत्रों से। केंद्रक, केंद्रक में डबल मेम्ब्रेन है, जहां मेम्ब्रेन नहीं है वहां न्यूक्लियर पोर है, छिद्र है, धागे जैसी संरचना, क्रोमेटिन, ये तरल पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका। केंद्रिका में राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए बनता है, तो राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं केंद्रिका को और प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ये क्रोमेटिन धागे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये क्रोमेटिन धागे आगे चलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। केंद्रक जो है उसको कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका की ज्यादातर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज करता है गुणसूत्रों के अंदर। जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। कंपोनेंट केंद्रक की झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन धागे, केंद्रिका। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है क्रोमेटिन धागे और ये संघनित होकर बना देते हैं गुणसूत्र। राइबोसोम कहां बनेगा, केंद्रिका में। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को और राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं केंद्रिका। आरबीसी, आरबीसी में मेनली हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बाकी की चीजें ज्यादातर क्या होती हैं, एब्सेंट। और ज्यादातर चीजें इसलिए एब्सेंट हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी में आ सके। और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन क्यों आ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर को मिल सके। केंद्रक एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ज्यादातर कोशिकांग क्या होते हैं, एब्सेंट। मेनली हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। आरबीसी पूरे शरीर को ऑक्सीजन लेकर जा रही है, लेकिन इसमें से खुद बिल्कुल भी अपने उपयोग में नहीं ले पाती। क्यों, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो ज्यादातर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप हैं वो चलेंगे ही नहीं। तो आरबीसी को खुद को एनर्जी कहीं से मिलती है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। राइबोसोम एब्सेंट होता है इसमें, तो वायरस इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वायरस उसी कोशिका में इन्फेक्शन कर सकता है, उसी कोशिका में अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है जिसके पास राइबोसोम है। वायरस जब अटैक करता है किसी भी कोशिका में तो उसके राइबोसोम को खुद के कंट्रोल में ले लेता है और फिर राइबोसोम प्रोटीन तो बनाता है लेकिन कोशिका के लिए नहीं, वायरस के लिए बनाता है। अब जब राइबोसोम है ही नहीं तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है किसमें, आरबीसी। केंद्र, गुणसूत्र, डीएनए ये सब एब्सेंट है तो डिवीजन नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से ये तो कहानी हो गई सेल बायोलॉजी की। अब बातें नहीं, 5 मिनट शांत हो जाइए। टिश्यू ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जिन कोशिकाओं का फंक्शन, जिनकी ओरिजिन, जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसी हो। और टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
चार टाइप का टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू स्किन को बाहर से प्रोटेक्शन देता है, यानी कि आउटर कवरिंग बनाएगा, खोखले अंगों की इनर कवरिंग, और शरीर के जितनी भी बॉडी कैविटी हैं उनकी इनर कवरिंग बनाने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए कवरिंग टिश्यू कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कनेक्टिव टिश्यू का काम शरीर को कनेक्ट करने का है, जोड़ने का है। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड, लिम्फ, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू में तीन टाइप पढ़ेंगे, कंकालीय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और नर्वस टिश्यू में दो टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक तो न्यूरॉन और एक न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन तो मेन सेल है और न्यूरोगिलिया एसेसरी है, सहायक कोशिकाएं हैं। न्यूरोगिलिया में विभाजन होता है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। ठीक है। तो उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू ये स्किन की आउटर कवरिंग बनाते हैं और खोखले अंगों और बॉडी कैविटीज की इनर कवरिंग बनाते हैं। तो आवरण ऊतक या कवरिंग टिश्यू किसे कहा जाता है? एपिथेलियल टिश्यू को। ग्रंथियों में पाया जाता है, तो सिक्रेशन का काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का। इसमें ब्लड वेसल एब्सेंट होती है, इसलिए इसे एवेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब कहां से मिलेगी? कनेक्टिव टिश्यू से। तो हम ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस तो एपिथेलियम है और डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू है। एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? डर्मिस से। तो एक तो प्रोटेक्शन देने का काम है, एक सिक्रेशन का काम है, एक स्ट्रेचिंग का काम है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। एल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज का काम हो गया। एपिथेलियल टिश्यू एक फंक्शन और लिख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आंतों में पाया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन का काम भी किसका है? इसी का है, इंटेस्टाइन में, खोखले अंगों में। तो प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये तीनों फंक्शन हो गए किसके? एपिथेलियल टिश्यू का। जल्दीबाजी में मत रहिए, ठीक है? जल्दीबाजियों से जीवन में छोटे उद्देश्य पूरे होते हैं। नोट कर लिया क्या? सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अगर कोशिकाओं की एक ही लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, और दो या दो से ज्यादा लेयर हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में जो लेयर है उसमें कोशिकाएं चपटी हैं तो स्क्वामस, क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल, लंबी है तो कॉलमनार। और ये दो टाइप का, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में, इसमें एक्सपेंशन हो सकता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। तीन टाइप के हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर में लिगामेंट और टेंडन, इर्रेगुलर में डर्मेस। स्पेशलाइज में कंकालीय और तरल संयोजी, कंकालीय में बोन और कार्टिलेज, तरल संयोजी में ब्लड और लिम्फ। तो स्किन की डर्मेस तो कनेक्टिव टिश्यू है और एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के तीन कंपोनेंट होते हैं, कोशिकाएं, फाइबर और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर तो हाई एलिरोनिक एसिड होगा। फाइबर्स में कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। बना होता है कोलाजन प्रोटीन से, ये इलास्टिन प्रोटीन से, ये रेटिकुलिन प्रोटीन से। इन सभी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट, सबसे बड़ी कोशिका भी इनमें फाइब्रोब्लास्ट है। मास्ट सेल और बेसोफिल एक जैसा काम करती हैं, दोनों में केंद्रक एस शेप का, दोनों का काम हेपेरिन और हिस्टामिन स्रावित करना है। मैक्रोफेज, जैसे ब्लड में मोनोसाइट वैसे कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेज क्या काम करेगी? भक्षण का। प्लाज्मा सेल, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल आगे चलकर एंटीबॉडी बनाती है। प्लाज्मा सेल में केंद्रक गाड़ी के पहिए जैसा, और एडिपोज सेल ये फैटी सेल है, इसमें फैट का डिपोजिशन होगा। और मस्कुलर टिश्यू में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। नर्वस टिश्यू दो टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना है, न्यूरॉन और न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन तो मेन सेल है,
और सहायक कोशिका है न्यूरोगिलिया। इसमें तो डिवीजन होता है, उधर डिवीजन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, और न्यूरॉन की मदद करती है न्यूरोगिलिया। ये न्यूरॉन का डायग्राम हमने बनाया है, ये डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन, और एक्सॉन के चारों तरफ ये माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ बना कौन रही है? स्वान सेल। अगर ये हम लोग जो बात कर रहे हैं न्यूरॉन की, अगर ये सीएनएस का हिस्सा है तब तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करेगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और पीएनएस में कौन करेगी? स्वान सेल। और जहां माइलिन शीथ नहीं है उस जगह को नाम देते हैं नोड ऑफ रेनबियर। और माइलिन शीथ का काम है कंडक्शन की स्पीड को बढ़ाना। न्यूरोगिलिया सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलिया एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल, और पीएनएस में स्वान सेल, सैटेलाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल ये दोनों माइलिन शीथ बनाती हैं, एक सीएनएस में बनाएगी, ये पीएनएस में। ये माइक्रोगिलिया, ये ब्रेन की मैक्रोफेज है, भक्षण का काम करेगी। एस्ट्रोसाइट और एंडोथेलियल कैपिलरी मिलकर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं, ताकि कोई भी चीज ब्रेन में जाए तो पहले उसकी प्रॉपर चेकिंग हो। और एपेंडाइमल सेल में पाया जाता है थोरॉइड प्लेक्सस, जिसमें बनता है सीएसएफ। ठीक है, तो इस तरीके से एनाटॉमी का पोर्शन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।